19वीं सदी ये साम्राज्यों का दौर था। आप सोचिए, यूरोपीय शक्तियां एक एक करके पूरी दुनिया को जैसे निगलती जा रही थीं। भारत हो, चीन हो, अफ्रीका, ऐसा लग रहा था कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन एक देश था जो इस तूफानी लहर के सामने डटा रहा, जापान। पर सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी असाधारण कहानी को समझते हैं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। 1800 की बात है। यूरोप में कारखानों से धुआं उठ रहा था और इसी धुएं के साथ एक नई जबरदस्त ताकत पैदा हो रही थी, औद्योगिक क्रांति। और इसी ताकत के दम पर यूरोपीय साम्राज्य पूरी दुनिया में एक ऐसी लहर की तरह फैल रहे थे जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। ये सच में एक ऐसी लहर थी जिसे रोक पाना नामुमकिन सा लग रहा था। भारत जैसी हजारों साल पुरानी सभ्यता पर ब्रिटिश राज का कब्जा हो गया और चीन को उसे अफीम युद्धों के जरिए जबरदस्ती अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर कर दिया गया। और ये सिलसिला रुका नहीं, ये बस चलता रहा। पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप को यूरोपीय शक्तियों ने आपस में केक की तरह काटकर बांट लिया। वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक, मतलब साउथ ईस्ट एशिया का लगभग हर कोना किसी न किसी यूरोपीय झंडे के नीचे आ चुका था। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब पूरी दुनिया एक एक करके घुटने टेक रही थी, तो आखिर जापान कैसे आज़ाद रह गया? इसका जवाब पता है, किस्मत में नहीं, बल्कि एक बहुत ही असाधारण और सोची समझी रणनीति में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जापान आखिर किस खतरे का सामना कर रहा था। सोचिए, वो एक ऐसी दुनिया में बिल्कुल अकेला, अलग थलग पड़ा था जो बहुत बहुत तेजी से बदल रही थी। तो उस वक्त का जापान था कैसा? बिल्कुल बंद, एक दरवाजा भी खुला नहीं था दुनिया के लिए। सदियों से उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से एकदम काट कर रखा था। उनके पास ना कोई मॉडर्न हथियार थे और ना ही कोई फैक्ट्री। और देश कौन चला रहा था? समुराई योद्धा और उनके सामंत सरदार। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ था जापान, जिसके पास थीं तलवारें और समुराई योद्धा, और दूसरी तरफ था वेस्ट, जिसके पास थीं तोपें, भाप से चलने वाले बड़े बड़े जहाज और धुआं उगलती फैक्ट्रियां। मतलब टेक्नोलॉजी और मिलिट्री का ये गैप बहुत बहुत बड़ा था। और फिर आया साल 1853, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिकी जंगी जहाज, जिन्हें उनके काले धुएं की वजह से ब्लैक शिप्स कहा जाता था, जापान के तट पर आ धमके। और उनका मैसेज बिल्कुल सीधा और साफ था, अपने बंदरगाह हमारे व्यापार के लिए खोलो, वरना हम तुम्हें तबाह कर दें। अब यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, ज्यादातर देशों ने ऐसी स्थिति में या तो लड़ने की कोशिश की और हार गए, या फिर सीधे सीधे सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। और इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। लड़ने या हार मान लेने के बजाय जापान के नेताओं ने खुद से एक बहुत ही होशियारी भरा सवाल पूछा। आखिर वो कौन सी चीज है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है? ये कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग वाली स्ट्रैटेजी थी। और जब उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढा, तो उन्हें समझ आया कि पश्चिम की ताकत सिर्फ उनकी बंदूकों और तोपों में नहीं है। असल ताकत तो उनकी टेक्नोलॉजी में थी, उनकी फैक्ट्रियों में, उनके ऑर्गेनाइज्ड समाज में, उनके एजुकेशन सिस्टम में और उनके कैपिटल वाले इकोनॉमिक मॉडल में थी। मतलब ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था। तो इस एनालिसिस के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने तय किया, अगर हम पश्चिम को हरा नहीं सकते तो हम पश्चिम जैसे ही बन जाएंगे। उन्होंने विरोध करने के बजाय नकल करने का रास्ता चुना, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और इसी एक फैसले ने इतिहास के सबसे तेज और सबसे ड्रामेटिक बदलावों में से एक को जन्म दिया। एक ऐसा दौर जिसे हम आज मीजी रेस्टोरेशन के नाम से जानते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। इसकी रफ्तार सच में अविश्वसनीय है। सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर जापान ने अपनी सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंका, समुराई क्लास को ही खत्म कर दिया, पहली रेलवे लाइन बिछाई, मॉडर्न स्कूल खोले और यहां तक कि एक वेस्टर्न स्टाइल का संविधान भी अपना लिया। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी ने अपनी आंखों के सामने अपने देश को सिर से पांव तक बदलते हुए देखा। पर उन्होंने ये सब किया कैसे? उनके पास एक बहुत ही क्लियर प्लेबुक थी। सबसे पहले एक मॉडर्न आर्मी बनाओ, फिर फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, अपने सबसे तेज दिमाग वाले स्टूडेंट्स को सीखने के लिए यूरोप भेजो, वेस्टर्न इंजीनियरों को नौकरी पर बुलाओ और वेस्टर्न कानून और एजुकेशन सिस्टम को कॉपी कर लो। उन्होंने एक तरह से अपने पूरे समाज को वेस्टर्न मॉडल पर दोबारा बना डाला। और देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। भारत में भी मॉडर्नाइजेशन हुआ, रेलवे आई,
लेकिन वो सब ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए किया। जापान ने खुद को मॉडर्न बनाया अपने सर्वाइवल के लिए। हथियार, जहाज, इंडस्ट्री, सब कुछ उन्होंने खुद बनाया। कंट्रोल पूरी तरह से उनके अपने हाथों में था। तो इस तेज और कह सकते हैं कि एक तरह से क्रूर आधुनिकीकरण का नतीजा क्या निकला? नतीजा ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक तारीख जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता, 1905। साल 1905 में छोटे से जापान ने रूस जापान युद्ध में ताकतवर रूसी साम्राज्य को हरा दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। मॉडर्न हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा था कि किसी एशियाई देश ने एक बड़ी यूरोपीय ताकत को एक पूर्ण युद्ध में हराया हो। पूरी दुनिया सचमुच हैरान रह गई। और इस एक जीत के बाद जापान को देखने का दुनिया का नजरिया ही बदल गया। अब जापान कोई आसान शिकार नहीं था। वो हमला करने के लिहाज से बहुत मजबूत हो चुका था। उसका शोषण करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल बन चुका था और उसे कंट्रोल करने के लिए वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था। और विडंबना देखिए, गुलाम बनने से बचने के लिए वो खुद दूसरों को गुलाम बनाने वालों के क्लब में शामिल हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? ये कहानी है अडैप्टेशन की ताकत की, यानी कि समय के साथ बदलने की काबिलियत की। जापान ने एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए अपनी सदियों पुरानी परंपराओं की कुर्बानी दे दी। उन्होंने समुराई की तलवारों की जगह फैक्ट्रियों की मशीनों को चुना। ये उनके वजूद को बचाने के लिए चुकाई गई एक बहुत बड़ी कीमत थी। ये लाइन शायद इस पूरी कहानी का सार है। इतिहास गर्व को इनाम नहीं देता, वो अडैप्टेशन को इनाम देता है। जिन देशों ने अपनी परंपराओं और अपने गर्व को जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी समझा, वो आखिरकार किसी न किसी साम्राज्य के नीचे दब गए। जापान ने ये बात समझ ली थी कि अगर जिंदा रहना है तो बदलना ही होगा। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जापान ने अपनी आज़ादी के लिए एक तरह से अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेच दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी देश